हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ वीडियो देखने के बाद आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अभी पिछले 2-3 दिनों से वीडियो नहीं आया। क्या रीज़न था, मार्केट में क्या चल रहा है। और आप में से कई लोगों ने मुझे टेलीग्राम पे, वीडियो के कमेंट पे मेल पूछा कि आप ठीक हैं कि नहीं हैं। तो ये कुछ टेलीग्राम के कुछ मैसेज हैं। शिवाजी काले, अमित प्रताप जी, जावेद आजम जी, सुदीप्तो भाई, ये इन सब के मैसेजेस हैं कि जिन्होंने मुझे पर्सनली कहा कि यार पोस्ट मार्केट, क्योंकि देखिए अभी क्या है कि इस चैनल पे ज़्यादातर लोग बिगिनर हैं। तो उनको पोस्ट मार्केट एनालिसिस चाहिए कि पोस्ट मार्केट एनालिसिस में कि हमने अगर ट्रेड किया तो कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं, आपके नज़रिए से चार्ट का क्या बिहेवियर रहा है, कहाँ पे क्या होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए मुझे बोला। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, एक बार बात करना ज़रूरी है। और देखिए पोस्ट मार्केट में क्या होता है, चार्ट को मैं निकाल के मार्केट बंद होने के बाद मैं आपको बताऊं तो ये सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि जब चार्ट बंद हो चुका है, यानी कि मार्केट बंद हो चुका है, उसके बाद देखो चार्ट एकदम क्लियर समझ में आता है। ठीक है, लेकिन अपनी गलतियों को आप अपने आंखों से चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। तो आपको क्या चाहिए, आपको एक एक्सपीरियंस बंदा चाहिए जो काम कर रहा है, जो चीज़ों को समझ सकता है। तो वो कहीं ना कहीं अगर आपको पॉइंट आउट करता है तो वो चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। और कई लोग आके कमेंट करते हैं कि भाई मार्केट में ये चार्ट बंद होने के बाद जो है ज्ञान देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, चलो बात करने वाले तो बात करते रहेंगे, ज्ञान देने वाले ज्ञान देते रहेंगे, और जिनको सीखना है वो सीखने पर फोकस करेंगे, फालतू की चीज़ों पर फोकस नहीं करेंगे। होप आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कर रहे होंगे। तो देखिए पहले चीज़ की वीडियो क्यों नहीं आ रही। यार देखो, वीडियो को केवल व्यूज़ के लिए अपलोड करने का कोई मतलब बनता नहीं है। अगर मार्केट में जब तक मुझे कोई चीज़ दिखेगी कि हाँ भाई यहाँ पे ये चीज़ है कि मुझे सिखानी चाहिए, तो मैं आपको बताऊँगा। अगर पिछले दिन देखोगे, अगर मैं यहाँ पे चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेके आऊँ, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको क्या दिख रहा है मार्केट में। ये वाला जो दिन था, इसमें मैं क्या आपको क्या लर्निंग दूंगा। अगर इस 24 तारीख का चार्ट देखोगे, यहाँ पे एक 24 तारीख का शायद मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसके बाद 28 तारीख को आ जाओ। 28 तारीख को मार्केट में क्या था, मैं आपको यहाँ पे क्या लर्निंग दूँ मार्केट में। अगर ये पहली 15 मिनट की कैंडल को छोड़ने के बाद अगर आप देखोगे यहाँ से, तो मार्केट में आपको मैं क्या लर्निंग दूँ। अगर 28 तारीख का चार्ट देखोगे, मार्केट गिरने के बाद ऊपर गया, तो इसमें कोई लॉजिक कोई था नहीं एक्सप्लेन करने के लिए कि मैं इसमें कोई हिडन चीज़ें हूँ जो समझ में नहीं है। सिंपल सा यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के ऊपर आपने ट्रेड लिया। ठीक है, दूसरा उसके बाद आ जाओ 29 के ऊपर। 29 के ऊपर क्या हुआ, 29 का मार्केट है, ये जो मार्केट है यानी कि कल का मार्केट। अगर ये मार्केट देखो सिंपली आपको कहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे आपको सेलिंग साइड का ट्रेड लेना है, कहीं पे कोई प्राइस एक्शन आपको सेलिंग साइड का दिखा नहीं दिखा। कैंडल स्टिक कोई ऐसी जहाँ पे आपको लग रहा हो कि हाँ यहाँ पे मुझे डर लगने वाला है। अगर यहाँ पे आप देखोगे एक रेंज बनने के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। अब इसमें मैं क्या आपको बताऊँ, देखो अगर ये ट्रेंडिंग मार्केट में आप ट्रेड नहीं पकड़ पा रहे हो, ठीक है ना, तो उसके पीछे का क्या रीज़न है। सबसे पहले तो आप वो फाइंड आउट करो कि अगर ऐसा ट्रेंडिंग मार्केट में आप ट्रेड नहीं कर पाते, तो फिर आप साइडवेज मार्केट की तो बात भूल जाओ कि साइडवेज मार्केट में आप ट्रेड पकड़ पाओगे। ठीक है ना, तो अगर ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड नहीं पकड़ पा रहे, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, आपका अनुभव। आपको अपने सेटअप पे काम करने का अभी एक्सपीरियंस नहीं है, अभी अनुभव नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको कहूँगा, देखो चार्ट को रीड करने से पहले, मार्केट के पीछे के कैरेक्टर को समझने से पहले आपको कैंडल स्टिक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी लोग हमारे चैनल के ऊपर बिगिनर हैं, जो अभी स्टार्ट किया है इन्होंने, जिनको अभी काम करते हुए टाइम नहीं हुआ है, या फिर जो 6-7 महीने 8 महीने साल भर से काम कर रहे हैं, उनको कैरेक्टर अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरी सलाह उनको ये है, पहले तो आप कैंडल स्टिक पे फोकस करो। कैंडल स्टिक कौन सा, जाके किताबें लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, पीडीएफ डाउनलोड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, किसी का कोर्स देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको कैंडल स्टिक पे पकड़ बनानी है, तो कैंडल स्टिक पे पकड़ बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, मार्केट को बंद होने दीजिए, और बंद होने के बाद आप कैंडल के बिहेवियर को देखिए कि वहाँ पे क्या हुआ है। ठीक है, उससे ज़्यादा अगर आपको और अच्छा पकड़ करना है, तो पहले मार्केट में आप देखो कि अगर आपके पास टाइम है, अगर आप ऑफिस में वर्किंग हो या पार्ट टाइम आप ये काम करते हो, तो कैंडल को आप कोशिश करो कि मार्केट में लाइव में चल के देखूँ, या फिर बार रिप्ले का जो ऑप्शन होता है, बार रिप्ले के लिए आप कौन सा चार्ट यूज़ करेंगे। देखो ट्रेडिंग व्यू में पेड है, बाकी किसी अदर प्लेटफॉर्म के ऊपर है नहीं। तो बार रिप्ले के लिए अगर आपको देखना है, तो मेरे ख्याल से एक ऑप्शन है बार रिप्ले का, कोई वेबसाइट है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। उसके ऊपर आप जाओगे, तो मैं आपको अगर बोलोगे तो मुझे कमेंट में कोई अगर करेगा, तो मैं एक बार टेलीग्राम पे मैं पिन कर दूंगा कि कौन सा वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ये चाहिए। यानी कि देखो सब कुछ ट्रेडिंग व्यू जैसा है, लेकिन वहाँ पे फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको डे का डाटा नहीं मिलेगा, मार्केट बंद होने के बाद का डाटा आपको दिखाई देगा, लाइव डाटा वहाँ पे दिखाई नहीं देगा आपको। तो वहाँ पे आप एक में 4-5 जितने भी चार्ट लगाना चाहो वहाँ पे जाके आप लगा सकते हो, बार को रिप्ले करके देख सकते हो। तो आपकी प्रैक्टिस वहाँ पे होगी। देखो कैंडल स्टिक पे पकड़ बनानी है, तो आपको ये काम तो करना पड़ेगा। जब तक कैंडल स्टिक पे पकड़ नहीं बनेगी, तब तक आप क्या है कि प्राइस सेक्शन को देख भी लोगे ना, तो प्राइस सेक्शन पे ट्रेड नहीं पकड़ पाओगे, रीजन कि कैंडल पे पकड़ नहीं है। तो किताबी ज्ञान लेने से अच्छा है आप कैंडल को अपने लेवल पे प्रैक्टिस करके देखो कैसा काम कर रहा है। सिंपली यहाँ पे एक मार्केट ने बाइंग साइड का मोमेंटम दिया, यहाँ पे ट्रेड लिया, उसके बाद आपका ट्रेड खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप जरूरी नहीं है कि यहाँ पे एंट्री करोगे, यहाँ पे एग्जिट करोगे, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है।
तो पोस्ट मार्केट के लिए आप लोगों की रिकमेंडेशन आई तो मुझे लगा कि चलो एक बार बताना चाहिए। अब सबसे पहले आज के मार्केट में क्या हुआ, ये क्या लेवल्स हैं यहाँ पे। मैं ऐसा नहीं है कि मैंने इसका आज का मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था, वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था, बट ना पब्लिश करने के पीछे का रीज़न अभी मैं थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो आपको ऊपर दिख रहा होगा 44,712 का लेवल, ठीक है। ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस एरिया था। मैंने बैंक निफ्टी के अंदर एक्सपायरी का लास्ट मोमेंटम का ट्रेड पकड़ा था जो 3 बजे के बाद मोमेंटम स्टार्ट हुआ। उसके बाद निफ्टी के अंदर मॉर्निंग में, क्योंकि देखिए मैं क्या है कि अब जैसे मैं एक्सपायरी का हीरो जीरो ट्रेड लेना है तो मैं अपने अलग अकाउंट में लेता हूँ, उसका मैंने हिसाब किताब अलग बना रखा है। और अगर नॉर्मल ट्रेड लेता हूँ तो उसका हिसाब किताब मैंने अलग बना रखा है, तो उसके अंदर जिसमें डेली में ट्रेड करता हूँ वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, यानी कि वो एक अलग ट्रेडिंग अकाउंट है। अब मैंने मेरा जो मेन ट्रेड था निफ्टी के अंदर, मेरा मेन ट्रेड बना था, यानी कि मैंने निफ्टी के अंदर स्टार्ट मॉर्निंग में जो 9:22-23 पे जो मैंने ट्रेड लिया था वो निफ्टी के अंदर लिया था। और रही बात बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी के अंदर क्या हुआ, आप लोगों ने कहाँ पे ट्रेड पकड़ा नहीं पकड़ा, क्या गलतियाँ की नहीं की, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आई होप आप लोग उस वीडियो को देखो और समझो। देखो सबसे पहला ये बैंक निफ्टी का मैं यहाँ पे चार्ट लगाता हूँ। बैंक निफ्टी के अंदर क्या दिख रहा है आपको, 44,712 का लेवल। ये मेरे लिए एक ओपनिंग रेजिस्टेंस लेवल था, क्योंकि मार्केट एग्जैक्ट इसी जगह के आसपास ओपन हुआ था, ठीक है, जहाँ पे मैंने लेवल ड्रॉ किया वहीं पे। अब आप कहोगे ये लेवल तो बाद में भी ड्रॉ किया जा सकता है मार्केट क्लोज होने के बाद, चलो ठीक है, उसका भी मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। उसके अलावा निफ्टी के पास एक स्ट्रॉन्ग, ये जो जोन आपको दिख रहा है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है, यानी कि निफ्टी के पास ये वाला जोन एक स्ट्रॉन्ग जोन था। तो मेरे पास एक चीज़ की कंफर्मेशन हो गई कि मार्केट की जो ओपनिंग है वो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस के पास हो रहा है। और रेजिस्टेंस हमेशा, ये जो रेजिस्टेंस होता है खासकर जिसको हम गैप बॉर्डर बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मार्केट में रिएक्ट करता है, चाहे वो डाउन साइड में सपोर्ट हो या फिर मार्केट में गैप अप में आपको ये रेजिस्टेंस एरिया मिले, सप्लाई जोन। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो दिखा देता हूँ, वीडियो को देखो। मैंने रिकॉर्ड किया था, कहाँ गया वो वीडियो, ये वाला वीडियो है, ठीक है। इसकी मैं पहले आपको प्रॉपर्टी दिखा दूं ताकि आप में से ना कुछ लोग आके कमेंट करें, कमेंट करने से पहले मैं उनका जवाब दूं। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता देता हूं, तो होप मैं ये चीज़ लास्ट में कवर करूं, तो इससे पहले मैं कवर कर देता हूं तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ये वीडियो कौन सा है, देखो थर्सडे नवंबर, ये आपका यहाँ पे डेट दिखाई दे रहा होगा 9:22। यहाँ पे आपको डेट दिखाई दे रहा है, यानी कि 9:22 पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई थी और लगभग ये 10:09 दिखा रहा है, बट ये 10:20 या 22 के आसपास मैंने इसको रिकॉर्डिंग किया था। अगर मैं डिटेल में जाऊँ तो डिटेल में आप देखोगे, एक तो यहाँ पे बिट रेट देखना, मैं अभी आपको बताता हूँ ये फ्रेम यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद डेट देखते हैं, इसमें शायद कहीं होगा डेट, चलो ठीक है यही दिखा रहा है, इसके अलावा और कोई डेट आ नहीं रही है इसके अंदर, ठीक है। डेट यहाँ पे आपको दिख गया और ये टाइमिंग देखो 9:22 के आसपास मैंने स्टार्ट किया, तो 10:22 पे मैंने एग्जिट किया है, लेकिन ये टाइम शायद यहाँ पे करेक्ट नहीं दिखा रहा। अब मैं वीडियो को प्ले करता हूँ, अब मैं बताता हूँ। देखो वीडियो ना लोड करने का रीज़न क्या था, उसके पीछे का सिंपल सा रीज़न था कि वीडियो को मैंने जो शूट किया था वो क्या था, मैं आपको पहले तो यहाँ पे ये दिखा दूँ। ये देखो ये क्या है, ये OBS का स्टूडियो है। कल मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, यानी कि 44 सेकंड की कुछ वीडियो में टेस्टिंग कर रहा था रिकॉर्डिंग के यहाँ पे सारे पैरामीटर्स को लगा के। तो यहाँ पे क्या था कि आज की जो वीडियो थी ना 15 लाख, सॉरी 15 लाख कह रहा हूँ, 15,000 जो है ना KBPS, अगर मैं QB पे आऊँ तो यहाँ पे KBPS दिख रहा है बिट रेट, ये बिट रेट जो था 15,000 के आसपास था, ऊपर से 60 फ्रेम का यहाँ पे वो था। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, वीडियो जो था ना वो काफ़ी हाई क्वालिटी में बना, जिसका जो रिकॉर्डिंग फाइल था वो तकरीबन 9 GB के आसपास था। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि 9 GB की फाइल तो चलो समझ में आ गई कि 9 GB की फाइल है, अब उसको मैं अपलोड करता, सारी चीज़ें करता, तो उस वजह से वो मुझे पता था कि वो अपलोड होना नहीं है, पहले की तरह वहाँ पे दिक्कत हो जाती जो एक लास्ट टाइम हुआ था। तो उस वजह से मैंने वीडियो को क्या किया, वीडियो को यानी कि क्वालिटी गिराने के लिए मैंने उसका बिट रेट जाके एडिटिंग में जाके मैंने वो कम कर दिया। उसकी वजह से क्या हुआ, जो भी वीडियो के अंदर वॉइस थी रिकॉर्डिंग, वो सारी की सारी वॉइस रिकॉर्डिंग वहाँ पर मतलब मिसमैच हो गई, वीडियो कहीं चल रहा है वॉइस कहीं चल रही है। तो उससे क्या होता है कि आप लोगों को कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। अब ये वीडियो को सिर्फ आप ध्यान से देखो, और कहीं कहीं पे शायद वो रिकॉर्डिंग हुई भी है लेकिन वो बहुत स्लो है, तो आपको चीज़ें वैसे भी समझ में नहीं आएंगी। तो यहाँ पे मैंने चार्ट के पीछे का क्या कैरेक्टर था, मेरी ट्रेड लेने से पहले मेरी मार्केट में क्या साइकोलॉजी थी, वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा था 1 by 1। तो मैं वेट कर रहा था कि 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो, और यहाँ पे मेरा क्या लेवल था नहीं लेता, एक बार मैं ट्राई करता हूँ शायद आवाज़ बढ़ाने की, कुछ ना कुछ आवाज़ यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है, बट वो मिसमैच होगा तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मैं एक बार आवाज़ यहाँ पे कोशिश करता हूँ निकालने, ठीक है। ये वॉल्यूम है 110% का रखा है, इसको सुनो, लेकिन ये बीच बीच में लैग करेगा, यानी कि वीडियो देखो आप यहाँ पे सेकंड में देखोगे, यहाँ पे देखोगे तो आपको लैग दिखाई देगा। ये करता क्या है, क्लोजिंग इसकी कहाँ होती है 48 सेकंड के आसपास। इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ जहाँ से मैंने ट्रेड आइडेंटिफाई किया। हालांकि देखो स्टॉप लॉस, देखो ये रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है 44,712 का, ये मॉर्निंग में यहाँ पे आपको टाइम दे रहा हूँ 9:29। फिलहाल इनको डायरेक्टली मार्केट ट्रिगर नहीं कर सकता है, ठीक है। निफ्टी के अंदर जो मैंने ट्रेड बनाया था और जो लेवल निफ्टी में ड्रॉ किया, ये लेवल देखो निफ्टी में मॉर्निंग में मैंने ड्रॉ कर दिया था प्री ओपन मार्केट में, और ये मेरे लिए लेवल। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये चलना बंद हो गया है,
इसका मतलब ये लैग कर रहा है बहुत ज़्यादा। इसको मतलब ये क्या है कि इसका बिट रेट होने की वजह से वीडियो प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, और जब बिट रेट मैंने घटाया तो इसका वीडियो का मिसमैच हो गया। वॉइस कहीं पे चल रही है, वीडियो कहीं पे चल रहा है, जो चीज़ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो कहीं पे चल रहा है। आप यहाँ पे सेकंड देखो कितना डिले यहाँ पे हो रहा है। तो मैंने देखो फीवो के बेस पे कैसे कैसे मैंने टारगेट निकाला, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। मैंने 70 पॉइंट का टारगेट क्यों लिया, निफ्टी के अंदर मैंने ट्रेड क्यों लिया, क्या मैंने कॉन्सेप्ट देखा नहीं देखा, वो सारी चीज़ें इसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। मार्केट में नीचे जो बायर बैठे हुए हैं ये तेज़ी से देखो नीचे की तरफ आया। देखो ये ट्रेड लेने के बाद वापस नीचे की तरफ आ रहा था। सुनो, तो 20 EMA का एक नीचे सपोर्ट आपको दिखेगा ना, बट ये अभी सपोर्ट लेने वाला है नहीं। 20 EMA का सपोर्ट, CPR का सपोर्ट, ये कुछ भी सपोर्ट लेने वाला है नहीं अभी, ठीक है। तो इस पर सपोर्ट लेने का मतलब क्या होता है, देखो क्लोजिंग प्राइस आपके लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। और यहाँ पे जितने भी कल बायर और सेलर की जो एक्टिविटी होती है उसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस पे ना बायर भी एक्टिवेट होते हैं, सेलर भी एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। अब मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो सेलर यहाँ पे निकल जाते हैं, केवल बायर बैठते हैं। अब इन बायर को मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आके निकाल दिया, और जैसे ही बायर को यहाँ पे निकाला तो उस क्लोजिंग प्राइस पे और ये जो सपोर्ट एरिया है यहाँ पे कुछ ना कुछ बायर एंटर हुए होंगे। अब ये बायर ऊपर गए, तो अब आप ये बताओ मुझे कि ऊपर स्टॉप लॉस ज़्यादा, यानी कि ऊपर ज़्यादा पैसा लगा है सेलिंग साइड में या बाइंग साइड में ज़्यादा पैसा लगा है। क्योंकि देखो कल ये एक मोमेंटम हुआ है तो बाइंग साइड में नीचे से पैसा लगता हुआ है। दूसरा, सबके मूड में क्या हुआ कि कल भी मोमेंटम एक अपर साइड में हुआ तो चलो बाइंग साइड में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, क्योंकि कल का मूव हम कैच नहीं कर पाए। ये थिंकिंग कहीं ना कहीं चलती है। अब देखो यहाँ पे जो मैंने वीडियो प्ले कर रहा हूँ ये मैंने पूरा रिकॉर्ड किया था कि मैं सेलिंग साइड क्यों जा रहा हूँ। मेरा ऊपर का रेजिस्टेंस एरिया आपने देखा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, वो क्यों था, और ये कैंडल ऊपर गई है तो मैं यहाँ पे कंफर्म क्यों हो गया था कि मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, मुझे टारगेट मिलेगा। वो सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर बताई हुई है। बट यहाँ पे आप देखोगे वीडियो कितनी लैग तरीके से चल रहा है। अगर मैं इसको अपलोड कर भी देता तो आपको समझ में नहीं आता कि मैं ड्रॉ कहाँ पे कर रहा हूँ, वॉइस कहाँ पे चल रहा है, इसकी सेकंड यहाँ पे कितना डिले चल रहा है। तो वीडियो में लैग बहुत ज़्यादा था, इस वजह से मैंने इसको अपलोड नहीं किया। तो इसी के बेस पे ये वाला जो लेवल है ना, अगर ये ब्रेक कर देता डायरेक्टली, ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमारे लिए ट्रेड में खतरा हो जाता। लेकिन ये ब्रेक नहीं किया तो इसका मतलब है कि ये वापस नीचे की तरफ आएगा और जितने भी लोगों ने यहाँ पे बाय किया उनको भी निकालेगा। और ये वाला जो जोन है ना, इस वाले जोन तक मार्केट निकालने के लिए आएगा। और मुझे उम्मीद है कि जब ये वाला जोन आएगा तो डेफिनेटली मार्केट इनको भी निकालेगा, ठीक है। तो आज हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, लंबे टारगेट के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट आपको थकाएगा, हराएगा, डराएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है ना मेरे वीडियो की वॉइस आज ही डन कर दिया है। मिसमैच हो तो गई और मॉर्निंग यहाँ में से वॉइस अगर गायब हो गई एक्सपायरी है, ट्रेड आपको तो लंबा उस वजह खेलना से है, यहाँ पे लंबा लेके दिक्कत चलना है, है। अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात क्या खेलना है, है तो ये मैंने एंड तक कहा था, मैंने रिकॉर्ड किया था तकरीबन 43 मिनट की मेरे लिए आज क्या है कि जो कैंडल है बॉर्डर था, वो मैं भी आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा उसको मैंने मार्क कि कर ट्रेड लेने का पीछे का रीजन क्या समझोगे नहीं कहाँ पे है। ठीक एंट्री है, देखो वीडियो में कितना आगे कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, वीडियो यहाँ पे क्या करना है, जैसे यहाँ पे जिसकी वजह से मैंने अपलोड नहीं किया। और मैंने देखो ये बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे वाले लेवल को फॉलो तो कैसे मैंने बैंक निफ्टी में टारगेट डिसाइड किया कि मार्केट लेवल हमारे पास 44,357 के लेवल को टच उसके बाद अगर करेगा। आप ये वाले पहला टारगेट हमारा ये होगा, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे आके सपोर्ट लेगा, ये जो सपोर्ट एरिया मैंने ड्रॉ किया है, करने के बाद सब कुछ आप चार्ट में देखो, यहाँ पे 9 लेवल ड्रॉ 49 किया हुआ है मिनट की recording है। ठीक है ना, ये 44,357 मॉर्निंग में मैंने रिकॉर्ड ये कर 20,000 दिया। लेकिन तो आई होप आपने ये सारी चीजें हम देखी केवल होंगी, अपनी तो किस तरीके से हमने यहाँ पे ट्रेड लिया है, कैसे लिया है, तो वो सारी चीजें मैं अब आपको यहाँ पे आके एक्सप्लेन करूंगा। और मैंने कहाँ पे एग्जिट किया, क्या किया, वो सारी चीजें बताता हूँ। फिलहाल इस वीडियो को मैं हटाता हूँ, ठीक है। वापस आते हैं। अब देखो यहाँ पे तो मैंने ये वीडियो इसलिए दिखाया है ताकि कमेंट बॉक्स में वीडियो पे कमेंट आगे करने से पहले कि मार्केट बंद होने के बाद ज्ञान देने का कोई फायदा नहीं, उनको मैंने पहले यहाँ पे जवाब दे दिया। तो आई होप वीडियो देखने के बाद आप जवाब नहीं मांगोगे। अब देखो सबसे पहला निफ्टी के चार्ट में चलते हैं, वनडे के टाइम फ्रेम पर। निफ्टी के चार्ट में मैंने क्या देखा, देखो ये कैंडल अभी बनी नहीं है, मार्केट प्री ओपन ओपन हो रहा है इस जगह के आसपास। और मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ कि पहले अगर निफ्टी के चार्ट में वनडे के टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो यहाँ पे क्या था, एक तो बैंकिंग सेक्टर जितने थे सारे वो ग्रीन में थे, ठीक है ना, सारे ग्रीन में थे। सबका मैं यहाँ पे देख रहा था कि प्रीवियस डे हाई क्या है, प्रीवियस डे लो क्या है, सबके सब यहाँ पे पॉजिटिव थे। उसके बाद मार्केट जब ओपन हुआ है यहाँ पे, तो उसके बाद मैंने क्या देखा कि ये वाली जो कैंडल का हाई है, इस वाली कैंडल ने टच कर दिया, तो ये वाली कैंडल मेरे लिए इनवैलिड हो गई। अब ऊपर की कैंडल की अगर बात करूँ तो मार्केट इस जगह पे ओपन हो रहा है, तो मेरे लिए ये वाली कैंडल का हाई इंपॉर्टेंट था। और इसके बीच का जो गैप है, ये दोनों गैप बॉर्डर मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। तो मैंने क्या किया, कैंडल की बॉडी से कैंडल के विक तक, अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने कैंडल की बॉडी से और कैंडल के विक तक का मैंने एक जोन ड्रॉ किया। तो मेरे को क्या लग रहा था कि भाई मार्केट में निफ्टी का चार्ट है तो मैं इतना ऊपर लेके जाऊंगा नहीं, हालांकि मैं इसको कवर करना चाहता हूँ तो इसके विक से विक लो मैं कवर करता, लेकिन मैंने गैप कंसिडर किया कि गैप मेन इंपॉर्टेंट कौन सा है। तो एग्जैक्टली गैप एरिया मेरे पास निकल के आया। जब गैप एरिया मेरे पास निकल के आया तो यहाँ पे आप देखो 15 मिनट की कैंडल ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। 5 मिनट की कैंडल पे आ जाओ। 5 मिनट की कैंडल पे क्या हुआ, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था ये वाला जो कैंडल आप देख रहे हो ना, जो ग्रीन कैंडल का पिन बार बना हुआ है, इसी कैंडल के अंदर मैंने ट्रेड पे एंट्री की थी लगभग 9 बज के
नहीं, ये वाला शायद ज़्यादा हो गया है। ये है 9:30 25 मिनट, 9:25:30। हाँ, शायद मैंने इसी कैंडल के अंदर एंट्री किया था। 70 पॉइंट का टारगेट था। अब टारगेट कैसे निकाला, क्या निकाला, देखो पहला 5 मिनट का कैंडल क्या कर रहा है, यहाँ से नीचे की तरफ एक रेड में कन्वर्ट हो गया। सेम निफ्टी के चार्ट में देखोगे एक रेड कैंडल है। अब बैंक निफ्टी के चार्ट में क्या हुआ, कैंडल ओपन होने के बाद गैप अप की कंडीशन में मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक किया पहली कैंडल के हाई को। अब यहाँ पे आप समझना, जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ उसको पहले तो प्रैक्टिस करो जाके चार्ट पे, तब आपको ना आगे की चीज़ें और समझ में आएंगी। जब भी मार्केट गैप अप ओपन हुआ एक ट्रेंडिंग मार्केट के बाद, एक्सपायरी डे के दिन मैंने ज़्यादातर देखा है जब ये इसके हाई को निकालेगा, यहाँ पे क्या होगा, बायर एक्टिवेट हो जाएंगे। कौन कौन से बायर एक्टिवेट होंगे, जिन्होंने कल का ये मूव मिस कर दिया वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे। कुछ नए बायर यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे ही बायर ऊपर गया मार्केट ने उनको निकाल दिया। ठीक है, तीसरी कैंडल ने आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी में ट्रेड कहाँ पे बन सकता था, एक 44,712 का रेजिस्टेंस था। बैंक निफ्टी का कौन सा रेजिस्टेंस था, तो कैंडल के ऊपर आ जाओ, सेम ये वाला जो कैंडल है, पीछे की तरफ आना पड़ेगा आपको तभी पूरा चार्ट दिखेगा। देखो ये वाला जो कैंडल है, ठीक है, इस वाली कैंडल का हाई हमारे कल के यानी कि 29 तारीख की कैंडल ने ब्रेक कर दिया था ये हाई, तो यानी कि टच कर दिया, तो मेरे लिए ये वाला कैंडल इनवैलिड हो गया। अब मेरे पास नेक्स्ट कैंडल कौन सा था, एक ये कैंडल था और एक ये कैंडल था। अब दोनों में से मैंने देखा कि स्ट्रॉन्ग कैंडल कौन सी है, तो स्ट्रॉन्ग कैंडल कौन सी है, रेड वाली, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ा मोमेंटम हुआ और सेलर ने इसको नीचे लाके क्लोज कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल था। तो उसी के बेस पर मार्केट ओपन भी कहाँ पे हो रहा है, डायरेक्टली ऊपर। तो ऊपर ओपन हो रहा है, तो इसलिए मैंने ग्रीन वाली कैंडल को ना कंसीडर करके मैंने ये वाली कैंडल लिया जिसका लेवल 44,712 का अपनी वीडियो के अंदर देखा। तो मेरे पास दोनों चार्ट में एक कंफर्मेशन आ गई, दोनों मार्केट अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास ओपन हो रहे हैं। ओपन होने के बाद यहाँ पे बायर को एक्टिवेट किया गया। बायर को एक्टिवेट करने के बाद उसको जैसे निकालो, अगर देखो मार्केट इतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था ना, तो पहली कैंडल रेड बनने के बाद दूसरी कैंडल अगर ग्रीन बनी, तो ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के नीचे मार्केट को नहीं आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड लेने से पहले बैंक निफ्टी में मुझे क्या देखना था, नीचे आप ये जोन देखोगे, ये जो जोन मैंने ड्रॉ कर रखा है, ठीक है, मैं एक बार पेन से आपको मार्क करके दिखाऊं। नीचे जो जोन आपको दिख रहा है, ये वाला जोन, ये क्या है, कल की कैंडल का क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट है ये। ठीक है, तो कल की कैंडल का क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट एरिया मैंने मार्क कर लिया। तो मैंने अगर यहाँ पे सोचा कि अगर मैं बैंक निफ्टी में इस जगह पे सेल करता भी हूँ, तो बैंक निफ्टी क्या करेगा, हो सकता है क्लोजिंग प्राइस पे सपोर्ट ले, वापस ऊपर की तरफ फिर से निकल जाए। एक पैटर्न ये बन सकता था, एक पैटर्न ये बन सकता था, और एक पैटर्न ये बन सकता था। तो यहाँ पे 3 से 4 पैटर्न बन रहे थे। तो मैंने इसलिए बैंक निफ्टी का ट्रेड अवॉइड किया, हालांकि एक रेजिस्टेंस एरिया था। अब निफ्टी के अंदर ट्रेड लेने का पीछे का रीजन क्या था, निफ्टी का मैंने आपको मेन बताया। निफ्टी के अंदर गैप बॉर्डर था, रेजिस्टेंस एरिया था, और निफ्टी ने अभी तक अपना डे हाई को ब्रेकआउट नहीं दिया था। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों कंपोनेंट अगर इतने स्ट्रांग होते तो ब्रेकआउट अब तक मिल जाना चाहिए था। दूसरा, जब तक मार्केट ये वाली कैंडल जब बनने लगी ना, जब मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था, तब तक यहाँ पे एक्सिस बैंक आईसीआईसी बैंक जो है वो नेगेटिव आ चुका था। आईसीआईसी बैंक और नीचे के एक बैंक जो है नेगेटिव आ चुके थे। तो मुझे उम्मीद है कि अब यहाँ से मार्केट गिरना शुरू होगा। अब देखो मूव इतना तेज नीचे आया ना, ये मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि मूव तेज आएगा। मुझे लग रहा था कि मार्केट में ट्रेड तो मिलेगा, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। अब यहाँ पे मैंने टारगेट 70 पॉइंट का कैसे डिसाइड किया, सिंपली अगर आपने देखोगे, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, बॉडी से ये हमने ट्रेंड लाइन नीचे ड्रॉ कर दिया है। नीचे ये वाला वीक आया तो हमारे पास क्या हो गया, 2 पॉइंट मिल गए, तो हमारे पास एक ट्रेंड लाइन मिल गई। एक चीज़ समझ में आ गई। दूसरा, कल का जोन अगर आप देखोगे, कल का जो जोन है हमारे पास, ये वाला जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, ये वाला जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। तो नीचे मार्केट गिरेगा तो कितना गिरेगा, तो उसके बाद क्या हुआ, जब यहाँ पे नीचे गया तो मैंने सिंपल फीवो लिया, कल का क्लोजिंग प्राइस, और जो गैप अप ओपन हुआ है वो मेरे फिबोनाची और गैप अप ट्रेडिंग के जो सेटअप है उसके रेंज के अंदर ओपन हुआ। उसकी वजह से मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पे इसको मैंने मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद मेरे पास क्या लेवल निकल के आए हैं, पहला लेवल आया 0.618, लेकिन मैं 0.618 को कंसीडर क्यों नहीं करूंगा, रीजन, मैं निफ्टी के अंदर ट्रेड कर रहा हूँ। अगर मैं निफ्टी के अंदर इस जगह पे इस पॉइंट पे ट्रेड लिया, इस वाली कैंडल की ओपनिंग प्राइस पे, जो ये कैंडल आपको दिख रही है 935, तो इसका ओपनिंग प्राइस कहाँ है, यहाँ है। अगर मैं यहाँ से लेके डायरेक्टली यहाँ तक कंसीडर करता हूँ तो कितने पॉइंट है, 38 पॉइंट। अब आपको पता है कि बैंक निफ्टी में अगर मैं ट्रेड करता और 0.618 के आसपास जाता तो वहाँ पे तकरीबन 100-125 पॉइंट मिल जाने चाहिए थे। लेकिन मैं निफ्टी के अंदर ट्रेड कर रहा हूँ, तो इसीलिए मेरा टारगेट ये वाला जोन नहीं रहेगा, मेरा टारगेट नीचे का जोन रहेगा, क्योंकि ये निफ्टी का इंडेक्स है। तो दोनों में फिबोनाची का लेवल अलग है, दोनों में तरीका लगाने का अलग है। तो यहाँ तक आया तो देखो आपने 69 पॉइंट, लेकिन एग्जैक्ट 70 पॉइंट अगर मैं फीबो को मैंने ढंग से लगाया, ठीक है, तो 70 पॉइंट के आसपास एग्जैक्ट मेरा टारगेट बैठ रहा था। तो सिंपली मैंने क्या किया, ये जो एंट्री प्राइस है यहाँ पे मैं अगर एंटर करता हूँ और नीचे मैंने लगाया कि 70 पॉइंट कहाँ आ रहा है,
तो 69 और 70 पॉइंट एग्जैक्ट कहाँ पे आ रहा था। अब आप ध्यान से देखो, 70 पॉइंट का टारगेट था, 70 पॉइंट कहाँ पे आया, ये जो कल का सपोर्ट एरिया था यहाँ पे जो मैंने मार्क किया हुआ, ये वाली जो कैंडल है ना रेड वाली, इसका बॉडी और इसका विक दोनों को कंसीडर कर दिया तो मेरे पास एक लेवल निकल के आया था। दूसरा, अगर सीपीआर में यहाँ पे प्लॉट करूँ तो सीपीआर का भी लेवल यहाँ पे पड़ा हुआ है मार्केट में। अगर मैं सीपीआर को लगाऊं, अरे भाई तू तो इधर आ जा, सीपीआर तो है नहीं, चलो सीपीआर स्टार्ट में मेरे पास है नहीं, तो यहाँ पे क्या था, ऑलरेडी एक वाइड सीपीआर था, वाइड सीपीआर का यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा सकता था। तो 70 पॉइंट का टारगेट डन हो गया, काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे चलो एक चीज़ आपको समझ में आई कि बाइंग साइड में ना जाने के पीछे का रीज़न, वन डे का मेन टाइम फ्रेम यहाँ पे गैप बॉर्डर का रेजिस्टेंस था, बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस था, ऊपर से पीछे चार्ट की जो साइकोलॉजी में, हर चार्ट में यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि चार्ट की साइकोलॉजी कैसे देखी जाती है। तो यहाँ पे इसको पहले करते हैं बंद। चार्ट की साइकोलॉजी में देखो, एक्सपायरी के दिन एक दिन पहले लोगों ने यहाँ पे बाइंग साइड का पोजीशन बनाया और मार्केट ने उनको कहीं निकलने का मौका नहीं दिया, कोई एक अच्छा रिट्रेसमेंट नहीं आया, पूरे दिन मार्केट में लोग प्रॉफिट में बैठे रहे। अब यहाँ पे जो बायर बैठे हुए हैं उनको क्या लगता है कि मार्केट आसानी से, इतनी आसानी से पूरा पैसा दे देगा, एक्सपायरी में भी पैसा दे देगा, क्या इनके प्रॉफिट को कम नहीं करेगा। तो मेजर मैंने जो वीडियो में आपको बताया कि ऊपर स्टॉप लॉस नहीं पड़े, मार्केट ऊपर क्यों जाएगा, स्टॉप लॉस नीचे पड़े, मार्केट को आना है तो मार्केट नीचे आएगा। तो उसी के बेस पर हमने यहाँ पे दूसरा डिसाइड किया कि भाई स्टॉप लॉस नीचे है तो अपने को नीचे की तरफ चलना चाहिए। हमने यहाँ पे एंट्री किया और धड़ाधड़ जब ये दो कैंडल यहाँ पे आ गई तो अब एक तो कंफर्म हो गया कि 70 पॉइंट से ज़्यादा का टारगेट मिल जाएगा। हालांकि ये पॉइंट जब नीचे निकलने लगा तो हमने ये ट्रेंड लाइन के आसपास आने के बाद मैंने एग्जिट कर दिया। तो ये मेरा मेजर ट्रेड था। मेजर ट्रेड के अंदर क्योंकि इसके प्रीमियम 28 रुपये के आसपास चल रहे थे और 28 रुपये का प्रीमियम जाके देखना चार्ट पे वो कहाँ गया है। उस मैंने एक ट्रेड 88 रुपये पे एग्जिट किया, एक 99 रुपीज़ के आसपास एग्जिट किया था। उसने जो हाई लगाया था शायद 103 या 104 रुपये का लगाया था हाई, 20,100 की पुट जाके देख लेना, ठीक है। उसके बाद वापस मार्केट ट्रेंड लाइन के पास आता है, यहाँ पे एक कैंडल सपोर्ट बनाता है और वापस मार्केट क्या करता है, ऊपर की तरफ जाता है। क्योंकि देखो ऑब्वियसली जब बड़ी बड़ी कैंडलें बन रही हैं तो मार्केट में एक रिकवरी आना कंपलसरी है। अगर आप चार्ट के बिहेवियर को जानते हो, कैंडलस्टिक के बिहेवियर को जानते हो, तो आप ये ट्रेड पकड़ लेते। यहाँ पे चलो एक ट्रेड ये हुआ। उसके बाद एक्सपायरी वाले टाइम पे, यानी कि जब मार्केट पूरे दिन फिर क्या हुआ, ऊपर नीचे करने लगा, यहाँ पे क्या हुआ, जब यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया था 44,300 की कॉल में। कब लिया मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो अगर निफ्टी के चार्ट में देखोगे तो पिछला जितना भी लो है हमारे पास, यहाँ पे लो था, यहाँ पे एक स्विंग लो बना, उसके बाद ये एक स्विंग लो बना, यहाँ पे एक स्विंग लो बना। अगर आप मेरे वीडियो को देखते हो, मैं आपको जो प्राइस एक्शन के बारे में बता रहा हूँ, जो कैंडल के कैरेक्टर के बारे में बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए कि प्रीवियस स्विंग ब्रेक होता जा रहा है, यानी कि यहाँ सेव होता जा रहा है। उसके बाद मार्केट यहाँ से वापस गिरा। देखो यहाँ पे जिन्होंने सेल किया, मार्केट ऊपर गया, उनको निकाल दिया। लेकिन यहाँ के सेलर अभी निकले नहीं है क्योंकि भाई एक्सपायरी का टाइम है, वो ढीठ बैठे हुए हैं। उनको पता है कि मार्केट जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा उनका लॉस नहीं होने वाला। उसके बाद क्या होता है, मार्केट में कुछ लोगों को निकाल के वापस यहाँ पे जो बायर बैठे थे मार्केट ने उनको निकाल दिया। फिर से मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ जो सेलर बैठे थे उसको निकाला, वापस नीचे की तरफ आता है, इन बायर का प्रॉफिट कम किया। उसके बाद जब ये थर्ड टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, पिछले फीवो का सपोर्ट, और यहाँ से मार्केट ने जब ये निकलना शुरू किया ना, तो यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया कि अब निफ्टी, बैंक निफ्टी भी मूव करेगा। तो बैंक निफ्टी के अंदर क्या था कि मैंने बॉटम पे ट्रेड तो नहीं पकड़ा। बैंक निफ्टी में बॉटम पे ट्रेड ना पकड़ने के पीछे का रीजन था, देखो ऑलरेडी मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ जाता है, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आ गया। तो जब यहाँ पे कैंडल बनने लगी ना, तो ऊपर मेरे को डर क्या लग रहा था कि 20 EMA का एक रेजिस्टेंस है, हो सकता है मार्केट इसको टच करे, वापस नीचे आ जाए। तो मेरे पास कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि या तो प्राइस 20 EMA को टच करे, वापस नीचे आके फिर से इस लो को रिस्पेक्ट करे और यहाँ पे कोई कैंडल बनाता है तो मैं बाइंग साइड जाऊँगा, तो मूव मेरे को फास्ट मिलेगा। दूसरा कंडीशन क्या था, अगर ये 20 EMA के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे कंसोलिडेट हो जाए ऊपर, या 20 EMA के नीचे कंसोलिडेट होकर ब्रेकआउट करे। तो ये दोनों कंडीशन में से मेरे को ये वाली कंडीशन भी कंफर्म हो गई कि ऊपर निकल गया और ऊपर ही ये कंसोलिडेट करा। तो जैसे इस रेंज के ऊपर निकला, मैंने यहाँ पे 44,300 की कॉल में एंट्री लिया। मैं चाहता तो 500 की कॉल में लेता, 400 की कॉल में लेता, लेकिन 500 की कॉल यहाँ पे ज़्यादा रिस्की हो जाती। रीज़न, उसके प्रीमियम जितनी तेज़ी से ऊपर जाते हैं ना, उसकी उतनी डबल तेज़ी से वो उतना नीचे आ जाता। तो 500 में लेने का कोई फ़ायदा था नहीं। अब जब यहाँ पे 300 की कॉल में एंट्री लिया तो ऑलरेडी मार्केट 500 के ऊपर क्लोज कर चुका था, यहाँ पे 513, 512 के ऊपर चलने लगा। तो 44,300 वाले तो अब सेफ हो गए। रीज़न, मार्केट क्लोजिंग का टाइम है, 500 के ऊपर जा चुका है, 300 के कॉल में मैं बैठा पड़ा हूँ। तो मुझे एक चीज़ कंफर्म था कि मेरा कॉल आज कम से कम जीरो नहीं होगा। निफ्टी में मैंने ट्रेड लिया था, पता नहीं निफ्टी में लिया था, बैंक निफ्टी में लिया था, हीरो जीरो ट्रेड। उसका प्रीमियम 6 रुपये था, उसमें 6,600 क्वांटिटी के आसपास थी, वो मेरा जीरो हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, जीरो हो गया। मैंने जितना प्रॉफिट निफ्टी के अंदर बनाया था उसका 30% मैंने दे दिया, जीरो हो गया। चलो जीरो लेके चले गए। अब एक्सपायरी ट्रेड पकड़ना था, तो यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म थी कि अगर ये एक्सपायरी ट्रेड चल गया तो ये वाला जो यहाँ पे जीरो हुआ है ना, उसका डबल वो देके जाएगा। और एक्जैक्टली मार्केट ने
जब ये क्योंकि जब 20 EMA के ऊपर गया ना, कंसोलिडेट करने लगा और ये एक रेंज बन गया, रेंज बनने के बाद जब ये बड़ी कैंडल बनने लगी ना, जब यहाँ से जैसे इसके ऊपर निकला, मैंने तुरंत यहाँ पे ट्रेड को क्योंकि लगा के बैठे। देखो अगर आप एक्सपायरी ट्रेड कर रहे हो तो आपको सारी चीज़ें लगा के बैठनी पड़ेगी, कॉल हो पुट हो, सेल करना है बाय करना है, तुरंत बाय करने के बाद सेल के ऊपर ट्रेडर लगा के बैठ जाओ। क्यों? आप मार्केट एंड में ट्रेड कर रहे हो, मार्केट एंडिंग हो रहा है उसके बाद आप ट्रेड कर रहे हो। तो ये शार्प मोमेंटम मिला वापस, फिर ये कहाँ पे गया, कल का जो क्लोजिंग प्राइस था उसके पास ये रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करना था। जैसे मार्केट गया मैं तुरंत यहाँ पे जब नीचे लगा मैं भाग गया यहाँ पे एग्जिट। आप यहाँ पे एग्जिट हो जाओ, ज़्यादा बहादुरी दिखाने की, ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है कि आप एक्सपायरी में ट्रेड करो। हीरो और जीरो, देखो आप दूसरी बात करते हैं हीरो जीरो की। कई लोगों ने मेरे से बोला कि भाई हीरो जीरो का सेटअप क्या है, हीरो जीरो का सेटअप बताओ, एक्सपायरी में हीरो जीरो हम कौन से इंडेक्स में ट्रेड करें। तो मेरे भाइयों मैं आपको एक चीज़ की सलाह दूंगा, हीरो और जीरो का मतलब एक्चुअल में है क्या, ठीक है? आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना। अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। आप इन्फ्लुएंस होना पहले तो बंद कर दो। जो लोग हीरो जीरो के बारे में बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि 6 रुपये पे खरीदा, 100 रुपये पे बेचा, 100 रुपये पे खरीदा, 500 में बेचा, इन सब की बातों को इग्नोर करो, भूल जाओ। हीरो जीरो ट्रेड या एक्सपायरी ट्रेड उनके लिए होता है जो ऑलरेडी मार्केट में प्रॉफिटेबल बैठे हुए हैं, ठीक है? उनके जेब से पैसा जो गया था वो पैसा उनका रिकवर हो चुका है। आपने अभी ट्रेडिंग स्टार्ट करी है, 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने, 3 महीने हुए हैं, या फिर आप साल 2 साल से ट्रेडिंग कर रहे हो, ऑलरेडी आप वहाँ पे एक लॉस मेकिंग ट्रेडर हो, जेब से पैसा आपका जा चुका है। तो आप हीरो जीरो में 6 रुपये वाला प्रीमियम पकड़ भी लोगे ना भाई मेरे, तो 12 रुपये आते आते आपकी हालत इतनी खराब हो जाएगी कि आपकी बस की नहीं होगी आप ट्रेड को होल्ड कर पाओ, ठीक है? मेरी बातों को बुरा मत मानना, ये एक्सपीरियंस आपको सिखाएगा। जिस दिन प्रॉफिट का पैसा आपकी जेब से आएगा ना, तो उस दिन आप हीरो जीरो ट्रेड लेने के काबिल हो जाओगे, ठीक है? हीरो जीरो का मतलब होता है भाई, सीधी सी बात है, जब आपने पैसा कमा चुके हो, पैसा आपके पास आ चुका है, तो उसके बाद आप हीरो जीरो करो ना कि या तो मैंने 10 रुपये पे खरीदा वो तो जीरो हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि क्वांटिटी की साइजिंग। अगर आप में से ज़्यादातर हीरो जीरो क्यों ढूंढ रहे हैं, उनको पता है 6 रुपये पे मिलता है, मैं आम डे में 100 क्वांटिटी लेता हूँ, अगर 6 रुपये मिल गया तो मैं क्या करूँगा, 1000 क्वांटिटी ले लूँगा। आप एक बार ट्राई करके देखना, आपको अगर लगता है कि इतना आसान है, आप एक बार ट्राई करके देखना। 6 रुपये 3 रुपये पर आप ट्रेड लेना और आप उसको 2 रुपये 3 रुपये तक भी होल्ड कर लो ना 1000 क्वांटिटी में, तो मुझे बताना। आपकी आदत 100 क्वांटिटी की है, आपकी पॉकेट 100 क्वांटिटी की अलाउड करती है, आपका मनी मैनेजमेंट 100 क्वांटिटी अलाउड करता है, तो आप इसके आगे जीरो लगा के ट्रेड के अंदर बैठ ही नहीं सकते हो, आप लंबे ट्रेड में बैठ ही नहीं सकते हो। जब मार्केट यहाँ पे जाएगा ना और यहाँ पे ब्रेकआउट होकर वापस ये कैंडल ऊपर दिख रही है जरूर, लेकिन उससे पहले नीचे आई है, तो आपको लगेगा कि भाई 6 रुपये वाला तो वापस 3 रुपये चला गया, आपकी हालत खराब होगी, तुरंत भाग जाओगे, उसके बाद मार्केट ऊपर निकल जाएगा। तो हीरो जीरो के बारे में सोचना बंद कर दो, आप सेटअप के पीछे भागना बंद कर दो, कोर्स के पीछे भागना बंद कर दो। मेरी आपसे रिकमेंडेशन है, देखो मुझे जब कोर्स लाना होगा नहीं लाना होगा वो बात की बात है, कई लोगों की रिक्वेस्ट है, कई लोगों ने बोला है, वो बात की बात है। देखो मैं आपको सिखा रहा हूँ, सिखाने का मैं कोई चार्ज अभी नहीं ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो भी चीज़ होगी मैं लर्निंग आपको डालूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहूँगा आप अपना ना माइंड सेट यहाँ पे तो क्लियर करो एक बार। माइंड सेट बोले तो कि भाई मार्केट में आप एक फिक्स करो कि आपको अगर 100 क्वांटिटी में एंट्री लेनी है तो आप 2 बार में वहाँ पे लॉट को लो। यानी कि एक अगर आपका बाइंग प्राइस सपोज यहाँ पे आप लेना चाहते हो और यहाँ पे अगर आपने प्लान किया कि मेरे को लेना है, तो आप यहाँ पे करो 50 क्वांटिटी में ले लो। उसके बाद जैसे मार्केट नीचे आने लगे 30-40 रुपये 30 रुपये नीचे आया, आपने फिर से 50 क्वांटिटी ली, अब आपका 100 क्वांटिटी हो गया। अब उस ट्रेड को चलने दो, जो टारगेट है या तो वो टारगेट लेके जाओ या तो जो एसएल है उस एसएल को लेके जाओ। 2 काम में से एक काम करो, भागने वाला काम मत करो, रुकने वाला काम मत करो, जो आपका टारगेट मिल रहा है आप लो। और सबसे पहली बात मैं आपको ये कहूँगा कि भाई 150-200 पॉइंट के पीछे क्यों पड़ रहे हो आप एक्सपायरी के अंदर 6 रुपये वाला 14 रुपये के पीछे क्यों पड़ रहे हो कि 6 रुपये वाला 50 रुपये चला जाए। भाई 3 रुपये पे कोई कॉल लिया, वो 3 रुपये का 6 रुपये हो गया, आपको पता है परसेंटेज वाइज ये 100% की रिटर्न हो गए। 100% का मतलब कि अगर आप 150 रुपये का कोई कॉल लेते हो आम डेज में, वो 150 का 300 तक क्या रुकते हो आप? नहीं रुकते ना, क्योंकि आपको पता है आपने 150 का लिया, अगर वो 200 पहुंच गया तो आपको लगा कि भाई बहुत हो गया, चलो 150 वाला 200 पहुंच गया। वहां पे आप क्या कर रहे हो, परसेंटेज वाइज सोच रहे हो, वहां पे आप नंबर वाइज सोच रहे हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 रुपये का सिर्फ 6 रुपये तो आया भाई, 3 ही रुपये तो मिले। अरे मेरे भाई 100% की रिटर्न मिले। अगर यही क्वांटिटी आपकी नॉर्मल होती, सपोज आपने 100 क्वांटिटी शुरू किया और एक दिन आप 10,000 क्वांटिटी को ट्रेड कर रहे हो, 10,000 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो, तो आपको पता है 10,000 क्वांटिटी के हिसाब से कितना हो गया, यहाँ पे 30,000 केवल आपको यहाँ पे मिल गया। आपने 15,000 रुपये लगाए, 30,000 रुपये आपके निकल गए। तो आप पहली बात तो परसेंटेज वाइज सोचना शुरू करो, एक्सपायरी ट्रेड के पीछे भागना बंद कर दो। एक्सपायरी जो मूव होता है ना, ये हीरो वाला, ये हीरो वाला बहुत कम होता है, ऐसे मूव बहुत कम होते हैं, जीरो होने के चांसेस ज़्यादा हैं। मेरे बातों पे यकीन नहीं है, चार्ट को खोलो, ऑप्शन का डेटा कहाँ से निकलता है, मेहनत करो, ऑप्शन का पूरा डेटा जाके निकालो, पिछले साल भर का डेटा निकालो, बहुत बड़ी बात है, साल भर का डेटा निकालो और ऑप्शन को जाके रीड करो कि ऑप्शन का प्रीमियम कितनी बार हीरो वाला जीरो हुआ है और जीरो वाला हीरो हुआ है। तो वो सारी चीज़ें ना आपके दिमाग से निकल जानी चाहिए। अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, चाहे एक्सपायरी हो
चाहे किसी की कोई मरने वाला दिन हो, चाहे किसी को कोई जीने वाला दिन हो, आप अपना एक नोट बना लो अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर। देखो लाइफ में जब तक डिसिप्लिन नहीं है तब तक आप भूल जाओ कि आप कुछ करने वाले हो। तो जिस तरीके से लाइफ में डिसिप्लिन ज़रूरी है, कायदा कानून ज़रूरी है, उसी तरीके से ट्रेडिंग के अंदर डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपने मेरी बातों को समझा होगा। फिलहाल ये कोई लर्निंग वीडियो नहीं था, कि मैंने आपको केवल यहाँ पे ये चीज़ें बताने के लिए मैंने निकाली थी। अच्छा, एक लेवल तो मैंने निफ्टी का तो आपको मैंने बता दिया। बैंक निफ्टी का एक लेवल रह गया था कि मैंने जो लेवल निकाले थे 44,357 तक मार्केट आएगा, वो कैसे निकाला था। चलो 44,357 का लेवल भी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। फिलहाल ये रजिस्टेंस आपको मैंने क्लियर कर दिया, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का मैंने रेजिस्टेंस क्लियर कर दिया, और यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया था, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। एक्जैक्टली देखो मार्केट उसी सपोर्ट से ऊपर गया है। फिलहाल यहाँ पे ना मैंने कोई बाइंग साइड ट्रेड लिया ना कोई सेलिंग साइड। लेकिन अगर आपने फीवो वाली वीडियो देखी है तो आपने आई थिंक फीवो में से कितने लोगों ने ट्रेड किया कमेंट करके बताना। अगर मैं कल का क्लोजिंग प्राइस से पकड़ूं और आज का टॉप लगा लूं तो 0.5% के आसपास आ रहा है क्या, 0.6% के आसपास आ रहा है। कहाँ पे मार्केट ने 0.6 एग्जैक्ट 0.6 से सपोर्ट लिया और यहाँ से मार्केट ऊपर गया। ठीक है, एक ट्रेड आपका यहाँ पे बन सकता था अगर आपने मेरा वीडियो देखा है। अगर आप ये कल का क्लोजिंग प्राइस ना पकड़ के आप आज का यहाँ पे बॉटम पकड़ लो और आज का लो पकड़ लो, तो मार्केट कहाँ से सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे 0.5 0.6 के बीच में कहीं से सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो आप इसको कंसिडर कर लो किस तरीके से। अब यहाँ पे मूव जो बना है आपका, यहाँ पे देखो ये मूव आपको बना देखने में आपको छोटा लग रहा है। अगर मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको लेके जाऊँ, देखो जब भी आपको ऐसा शार्प फॉल मिल जाए ना और नीचे कोई सपोर्ट एरिया दिख जाए, फीबो का कोई एरिया दिख जाए, आंख बंद करके 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर कैंडल स्टिक को देख के ट्रेड पकड़ लो। ठीक है, अगर नहीं पकड़ सकते तो 5 मिनट का वेट करो, उसके क्लोजिंग के ऊपर लो। अगर आपने 5 मिनट का वेट करने के बाद इसकी क्लोजिंग प्राइस के ऊपर भी एंटर किया होगा, मार्केट ने आपको टारगेट क्या दिया, 135 पॉइंट। कौन सा, पहली कैंडल का जो रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ तक का। ठीक है ना, यहाँ तक का टारगेट आपको मिल गया। यहाँ पे आपको एग्जिट हो जाना चाहिए क्योंकि 20 EMA भी आपको नियर बाई दिख रहा है रेजिस्टेंस के तौर पे। अब आप कहोगे भाई 135 पॉइंट का टारगेट है, भाई 90 पॉइंट अगर आप बिगिनर हो ना, 80 पॉइंट मैं आपको कहूँगा कि अगर आप स्टार्टिंग कर चुके हो मार्केट में, ट्रेड कर रहे हो, साल भर से लॉस में हो, आप 80 पॉइंट के लिए प्ले करो इंडेक्स के अंदर। 80 पॉइंट इज इनफ फॉर यू इन ऑप्शन ट्रेडिंग, खासकर ऑप्शन बाइंग के अंदर। ठीक है, तो 80 पॉइंट आप यहाँ पे पकड़ लो कि मुझे 80 पॉइंट इंडेक्स के अंदर चाहिए। अगर ऑप्शन की बात करें तो कभी 40 रुपये मिलेंगे, कभी 30 रुपये मिलेंगे, और मार्केट में बहुत ज़्यादा अगर गंदी कंडीशन हुई शायद आपको 25 रुपये मिलेंगे। ये वाली बात आप ध्यान रखो। तो आप 135 पॉइंट, 150 पॉइंट, ये सब चीज़ें बाद में करना जब आप एक्सपर्ट हो जाओ मार्केट में, चार्ट को रीड करने में, कैंडल को रीड करने में, ओपनिंग के दौरान ही आपको पता लग जाए कि मार्केट में क्या होने वाला है, तो आपको चीज़ें पता लग जाएंगी। अब मैंने यहाँ पे इसका लेवल कैसे निकाला, मैं वो एक बार आपको बता देता हूँ कि भाई मार्केट नीचे गिरेगा तो कहाँ तक गिर सकता है। तो मैंने 2 लेवल निकाले। अब दोनों लेवल को मैंने कैसे फॉलो किया, कहाँ गया फीवो, ये रहा। देखो मैंने आपको बताया निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों मेरे गैप अप की कंडीशन के अंदर ओपन हुए थे, जितना इनको पॉइंट ओपन होना चाहिए था। तो मैंने क्या किया, क्लोजिंग प्राइस को पकड़ा और ये वाला प्राइस को मैंने मार्क कर दिया। मेरे पास पहला लेवल क्या निकल के आया, पहला लेवल ये निकल के आया 1.618, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट है तो मैं इसको रिस्पेक्ट करूंगा। दूसरा, पीछे ये जोन देख रहे हो आप, इस जोन को हल्के में मत लेना, आगे की चार्ट में ये जोन अपने आप में एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो मार्केट यहाँ तक आना था, लेकिन पहली कैंडल इसके नीचे आके क्लोज हो गई। तो दूसरा टारगेट क्या होना चाहिए था मेरा, ये लेवल आप देख रहे हो यहाँ पे, ये लेवल है 44,363। ठीक है, 363 का लेवल, और मैंने आपको लेवल दिया था 357 का। तो 357 के आसपास एग्जैक्ट मार्केट आना था। और नीचे जो सपोर्ट एरिया था ना, ये वाला जो कैंडल आप देख रहे हो यहाँ पे, ये कल का जोन पकड़ लो, यहाँ का फिर से मार्केट ऊपर गया, इसकी जोन के ऊपर यहाँ पे नीचे आया। तो आप इसके बीच का कोई एरिया ड्रॉ कर लो, आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो जब मार्केट ऊपर से गिरना शुरू हुआ ना और यहाँ पे ये वाला लेवल निकला, तो मैंने आपको उस वीडियो के अंदर यही बताया कि 44,357 का लेवल है। एग्जैक्ट यहाँ पे 363 है, 4-5 पॉइंट नीचे और आ जाओ, 356 357 ये रहा। ठीक है, वो फीवो ड्रॉ करने में ऊपर नीचे हो जाता है, एग्जैक्ट नहीं हो पाता। तो 5-7 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है। तो 357 का लेवल ये था। तो मुझे उम्मीद है कि मार्केट ये वाला टारगेट रन करेगा। उसके बाद जब ऊपर जाने लगा तो वेट करो, पहली बार में आपको ट्रेड नहीं लेना। उसके बाद फिर से मार्केट नीचे गया, कहाँ पे आ गया, सपोर्ट के आसपास। और सपोर्ट के आसपास जैसे आया 0.6 का लेवल है, यहाँ पे अगर आपने बाय भी किया होता तो आपको 90 पॉइंट 100 पॉइंट आराम से टारगेट मिल जाता। ठीक है ना। उसी तरीके से बैंक निफ्टी में यहाँ पीछे सपोर्ट एरिया है, मार्केट पिछले लोगों को रिस्पेक्ट करता है, वो ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। अब एक्सपायरी के दिन लोग यहाँ पे सेल करके बैठे हैं, तो उम्मीद है यार कि मार्केट पूरे दिन कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, तो एक मूव तो ऊपर का मिलना चाहिए था। ये आपको ये सेटअप नहीं बताएगा, ये आपको एक्सपीरियंस बताएगा। मैं तो अभी आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन एग्जैक्ट आपको इसके बारे में जानना है तो आपको ये सारी चीज़ें आपका एक्सपीरियंस बताएगा कि मार्केट में एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है। आप चार्ट पे जाके ना मेहनत करो। देखो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा तो आप मेहनत नहीं करोगे। ठीक है, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, उसको जाके फॉलो करना। आप जाके देखना कि जिस दिन मार्केट का हॉलीडे है, हॉलीडे के बाद मार्केट में क्या होता है। आप पहले तो एक बार चार्ट पे जाके पिछले 4 साल का डाटा को एनालाइज करो,
जब भी मार्केट में छुट्टी पड़ती है, छुट्टी के बाद मार्केट में क्या होता है, पहली चीज यहाँ पे ध्यान रखना। और जिस दिन छुट्टी होती है उससे एक दिन पहले क्या होता है, सपोज आज मार्केट वर्किंग है और कल छुट्टी है, तो आज के दिन क्या हुआ, इस चीज को जाके एनालाइज करना। मैं आपको इस वीडियो के अंदर नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको मैं यहाँ पे सिखाने के लिए बैठा हूँ, कोई टिप प्रोवाइडर नहीं हूँ। मेरे पास टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे कई लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर यहाँ पे बाय कर लूँ, सर वहाँ पे सेल कर दूँ, क्या मैं यहाँ पे ये वाली कॉल देते हो। भाई मैं टिप प्रोवाइडर नहीं हूँ, मुझे सेबी के रडार में आना ही नहीं है। तो इसलिए टिप बेचने वाला काम, टेलीग्राम पे प्रीमियम चैनल बनाने वाला काम मेरा कोई है नहीं, और ना ही मैं भविष्य में कभी ये काम करने वाला हूँ। तो एक बात आप ध्यान रखना, मुझे कमेंट करने से पहले, मैसेज करने से पहले ये बात ध्यान रखना, मुझसे आप चाहे 4 क्वेश्चन पूछ लो, मैं रात को 2 बजे अगर अवेलेबल हूँ ना, मैं 2 बजे आपके क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैं यहाँ पे बाय करूँ, सेल करूँ, मेरे भाई आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये क्वेश्चन मत किया करो, क्योंकि मैं आपको टिप नहीं दूंगा, मैं आपको बैसाखी पे नहीं चलाना चाहता, मैं आपको यहाँ पे लर्निंग देना चाहता हूँ, रियल लर्निंग देना चाहता हूँ। आप उसको सुनो, समझो तो अच्छी बात है, नहीं तो भाई मेरे मार्केट बहुत बड़ा है, खुला पड़ा है, लोग हजारों लोग यहाँ पे बैठ के बेच रहे हैं, टेलीग्राम चैनल भी बेच रहे हैं, प्रीमियम कोर्स भी बेच रहे हैं, लाइव कोर्स भी करवा रहे हैं, और सुबह जब मार्केट ओपन होता है ना, यूट्यूब पे बैठ के लाइव आपको क्लासेस भी दे रहे हैं। तो आप उनका जाके ज्वाइन कर लो, अगर आपको लगता है कि उससे आपका भला हो रहा है तो डेफिनेटली आप वहाँ पे जाओ और जाके काम करो। बट एक बात ध्यान रख लेना, आप लॉन्ग टर्म कभी सर्वाइव नहीं कर सकते, और स्टॉक मार्केट में जिस दिन आपको लगता है कि आप प्रॉफिटेबल हो गए, मुझे आगे बता देना, अगर इस कॉन्सेप्ट पे प्रॉफिटेबल हो गए विदाउट आपकी खुद की लर्निंग के बेस पे, ठीक है ना। तो मैं आपको मार्गदर्शन दे सकता हूँ, मैं आपको चीज़ों को बता सकता हूँ, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सारी चीज़ें बता सकता हूँ। तो उससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, प्रैक्टिस करना आपका काम है। तो एक काम मैंने आपको बताया। दूसरा काम, एक्सपायरी से एक दिन पहले, सपोज आज एक्सपायरी थी, ठीक है, आज बैंक निफ्टी की या निफ्टी की मंथली एक्सपायरी थी, एक काम और दे रहा हूँ, जिस दिन मंथली एक्सपायरी या वीकली एक्सपायरी है, उससे 3 दिन पहले, 4 दिन पहले मार्केट में एक ऐसा मोमेंटम हुआ हो, यानी कि अप ट्रेंड में मार्केट नीचे से जो बायर बैठे हैं यहाँ तक बायर बैठे हुए हो, उसके बाद जाके देखना कि मार्केट में एक्सपायरी वाले दिन कितने टाइम मार्केट नीचे गिरता है, कितने बार मार्केट ऊपर जाता है, और कितने बार मार्केट साइडवेज होता है, और कितने बार ये दोनों लेवल के ब्रेकआउट को नीचे मार्केट गिर कर इनके स्टॉप लॉस को खाता है। आपका ये काम दोनों है, दोनों काम को जाके करना, और कम से कम 3 से 4 साल का डाटा एनालाइज करोगे, तब जाके चीज़ें आपको लिखोगे, अब आपको समझ में आएगा कि एक्सपायरी के दिन होता क्या है। बैंक निफ्टी, अब तो आजकल तो खैर 4 एक्सपायरी हो गई है, बट आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को फॉलो करना, क्योंकि इसका 4 साल 5 साल का डेटा आपको मिल जाएगा। अब डेटा कहाँ से मिलेगा, नहीं करेगा, थोड़ा सा यूट्यूब पे मेहनत करो, सारा डेटा मिलता है। मैं सब कुछ करके बैठा पड़ा हूँ, मेरे पे एक एक दिन का चार्ट पड़ा हुआ है पिछले 5 साल का, ठीक है ना। मैं आज जो काम कर रहा हूँ, काम पे मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया, कहाँ पे मैंने क्या गलती की, मार्केट में क्या देखा, उसका पूरा मेजर बना के, उसका स्क्रीनशॉट लेके मैं अपने ड्राइव पे रख लेता हूँ। तो आप ये काम करते हो नहीं करते हो मुझे बताना। तो कैंडलस्टिक पे पकड़ आपकी कैसी है, उसके लिए जल्दी एक वीडियो आएगी। रही बात आगे की वीडियो की, तो भाई मेरे को लगेगा ना कि हाँ कुछ लर्निंग वाला वीडियो जैसे कि आज था, तो मैंने अपडेट किया, लेकिन वो वीडियो सिंक्रोनाइजेशन, उसका वॉइस सिंक्रोनाइजेशन जो है ना इधर उधर हो गया, जिसकी वजह से वो वीडियो अपलोड करने लायक बचा ही नहीं, तो मैंने इसलिए उसको डाला नहीं। तो इसलिए मैंने आपको एज अ प्रूफ के तौर पर वो वीडियो की पहले रिकॉर्डिंग दिखा दी, ठीक है। फिलहाल टाइम हो चुका है 11:36। इस वीडियो को मैं एडिट नहीं करूँगा, और डायरेक्टली यहाँ पे निकलने के बाद मैं इसको अपलोड कर दूंगा, जो भी यहाँ पे मेजर होगा मैं इसको डाल देता हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।